तो धरना देने वाले लोगों को ऐसा लगने लगा होगा कि हम ही क्यों मरे जब कोई आगे नहीं आ रहा है। गलत तो नहीं कह रहा जी? ये यहां नहीं हो रहा है, ये सब जगह ही हो रहा है। इसलिए मुझे पता है, क्योंकि जब मॉर्फिक रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो सारे थॉट्स बराबर चलते हैं, समस्या सबको दिखाई दे जाएगी, समाधान के लिए सब सेम तरीके से लड़ेंगे, फिर उसका मैनेजमेंट सेम तरीके से होगा। वो लोग क्या करते हैं, जो धरने को लीड कर रहा है उसको मैनेज कर लो। आपके धरनों में यही हुआ होगा पिछले वालों में, कि जो धरनों को लीड कर रहे थे उनके रिश्तेदारों में या उनके घरों में या तो नौकरियां मिल गई, या उनको ठेके मिल गए, या उनको गाड़ियां मिल गई, या उनको बड़े मकान मिल गए, या कहीं जमीनें मिल गई, या कुछ और मिल गया। ऐसा हुआ ना? पता लगा कि जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो मतलब, जैसे मैं हमेशा बोलता होता हूं कि गरीब किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते किसान नेता अपनी जमीन बना लेते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते उनका नेता बहुत अमीर हो जाता है, असहायों की लड़ाई लड़ते लड़ते उनका नेता बाहुबली हो जाता है, मतलब वो असहाय। तो जिसको भी आप नेता डिक्लेयर करोगे, उसका रीजन है कि हम लोगों को ना सबको बैठे बैठे चाहिए। हमको क्या चाहिए कि लड़ने का काम तो कर लेगा जो नेता सामने भाषण दे रहा है ये, और हम लोग जो है वो उसका साथ दे देंगे जैसे भी वो मांगेगा। वो साथ कैसे मांगता है कि भाई वो तो घूम रहा है 30 दिन, वो आपसे मांगेगा 2 दिन का धरना। वो तो चल रहा है सारा, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो वो कहेगा कि 550 रुपए इकट्ठे कर दो या 1000 इकट्ठे कर दो, तो उससे जो है वो पूरा मूवमेंट खड़ा होगा। उनको लगता है कि शायद ये जितने भी मूवमेंट हैं ये या तो पैसों से या आदमियों से लड़े जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आने वाले समय में आप मोर्चे के साथ खड़े होकर या मोर्चे के से इंस्पायर होकर या आज वाली बातचीत से थोड़ा बहुत दिशा लेकर अगर लड़ने की प्लानिंग करोगे, यदि आगे आगे बढ़ने की प्लानिंग करोगे, तो मैं आपको बता दूं इसमें पहले नंबर पे जो जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो समझ है। सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी इस आंदोलन में। मुझे आपसे बात करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपके गांव का स्कूल है, यहां बैठने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसा आने जाने के लिए चाहिए खाली। और वो आप वैसे भी आने जाने में खूब लगाते ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल इसी के लिए लगाओगे। तो लोगों की जहां तक बात है, जिस व्यक्ति को बात समझ में आ जाएगी वो आंदोलन को मरने नहीं देगा। अगर बिना समझे लोगों को बुला लोगे, बिना समझाए लोगों को बुला लोगे, एक दिन आंदोलन ने कमजोर पड़ना है। क्योंकि ये आपने देख लिया कि 10,000 लोगों के आंदोलन से भी ये बंद नहीं हुआ। उस वक्त जो लड़ाई थी वो इस प्लांट को बंद करने की ही रही होगी आपकी, सिर्फ वो क्रशर बंद करने की नहीं रही होगी, लेकिन वो बंद नहीं हो पाया। और आज आप लड़ाई लड़ोगे, यदि संख्या बल इकट्ठा कर लोगे, तो आप उसे कुछ दिन के लिए बंद कर पाओगे। समझ गए ना आप बात? कुछ दिन के लिए कब? कि ये वाला एसडीएम, ये वाला थानेदार, ये वाला एमएलए, ये वाला एमपी और ये वाली सरकार, इस पे आपने प्रेशर बना दिया, इनमें से कोई भी एक बदल के वो अपने वाला ले आएगा, फिर आप असहाय खड़े हो जाओगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। मतलब जैसे ऐसा करता है कि वो, और वो नेता अंदर क्या बात करते हैं पता है? मैं आपको बात बता रहा हूं, ये मैं कई बार अपने स्पीच में बोलता भी हूं इस बात को, और लोगों को लगता है शायद मेरी जबान फिसल गई है, लेकिन असली बात बता रहा हूं मैं। मैंने जब इलेक्शन मैनेजमेंट किया था तो मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ करके ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में बैठा हूं। मैंने देखा है ये कैसे राजनीति करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अंदर बैठे होते हैं, आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, पक्ष भी विपक्ष भी, ऐसा नहीं कि खाली सरकार के लोग, विपक्ष के लोग भी बैठे होते हैं, और अंदर वो हंसी उड़ा रहे होते हैं।
अरे वो बाहर धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगे सुनी है, उनकी मांग भर दो ना। वो ये नहीं करते उनकी मांग पूरी कर दो, कहते उनकी मांगे भर दो ना, जो बाहर सुने बैठे हैं। वो मजाक उड़ाते हैं, उनको मालूम है ये कुछ दिन चिल्लाएंगे, कुछ दिन बोलेंगे, कितना कोई लड़ेगा। वो पता है किस चक्कर में है कि कोई कितना लड़ेगा और किससे लड़ेगा। मतलब आप सोचो, मैं अगर धरने पर बैठ जाऊं कितना बैठ पाऊंगा। आमरण अनशन पे करके एक आदमी की बलि लेकर के आप कुछ दिन रोक देंगे तो क्या परमानेंट सोल्यूशन, जब तक नहीं आप सोचोगे कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जो डैमेज आपका किया है वो परमानेंट किया है। सबसे बड़ा डैमेज आपका जो किया है ना, आप में से 60 प्लस के कौन कौन है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। 60 प्लस जिनकी उम्र है, इनको मेरी बात समझ में आएगी। आपकी भी 60 से ऊपर ही होगी। 84, हाँ बताओ। अभी 84 है तो जो 84 वाले बाबा हैं और जो आप सारे चाचा ताऊ अपने 60 प्लस वाले हैं, आपके पुरखों ने ना पहाड़ों में एक बात कही थी शायद, कि पहाड़ में देवता बसता है। और पहाड़ों का एक मैंने सुना था, मैं आज से 25 साल पहले ही, लगभग 25 तो नहीं, 27 एक साल पहले मैं पहाड़ में फ्रीली आना चालू किया, रेगुलरली आना चालू किया। तो तब मैं लोकल लोगों से बातचीत करता था, गांव के लोगों से। और उस वक्त का जो आदमी था वो मुझे ये बताया करता था कि हमारे पुरखों ने हमको ये ज्ञान दिया कि पहाड़ में जोर से भी बात नहीं करनी, माइक का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना, डीजे और बड़ी साउंड सिस्टम का तो तेज आवाज में तो गाने भी नहीं चलाने, गाने भी चलाने तो बस इतने चलाने जितने बस हमको सुन जाएं, आज की तरह नहीं। तो हमने कहा क्यों? कि पहाड़ में देवता वास करते हैं। मैं साइंस पढ़ने वाला आदमी, मैं भला कहां देवता वाली बात पे यकीन करूंगा? मैं बोलूंगा देवता नजर नहीं आ रहा है तो देवता की बात कैसे मानूं? पर धीरे धीरे जब चीजों को परमात्मा, प्रकृति, कुदरत, देवता, किसको देवता बोले, जब ये समझना चालू किया तो मुझे असल में समझ आया कि पहाड़ नहीं होंगे ना तो हम जो ग्राउंड पे नीचे समतल में रहने वाले लोग हैं ना, वो सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब मेरे सर्वाइवल के लिए, रेगिस्तान के सर्वाइवल के लिए पहाड़ का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और पहाड़ जो है, जब एक दूसरे से आवाज, जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो वो आवाज टकरा के दूसरे पहाड़ और तीसरे पहाड़ को जब टकराती है तो वहां का जो फ्रीक्वेंसी का जो सिस्टम है, जिसको उन्होंने देवता बोला, क्या है, जो ये झिंगुर दिन रात लगे रहते हैं आवाज निकालने पे, ये झिंगुर क्या करते हैं, मैंने जब साइंस पढ़ी, जब मैं क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने लगा ना, तब मुझे ये समझ में आया कि मेंढक की टर्टर और झिंगुर का ये लगातार बोलना और पक्षियों की चहचहाट, ये असल में आदमी को जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस आदमी को ये आवाज शाम को 5 बजे के बाद सुनाई नहीं देगी, वो आदमी डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा 100%। इसीलिए हमारे ग्राउंड पे जब हम, अगर जिसे नीचे बोलते हैं ना, नीचे बोलते, आप लोग ऊपर बोलते हैं, उधर नीचे, नीचे हमारे पुरखों ने एक प्रावधान रखा हुआ था कि हर आंगन में एक पेड़ पक्का होना चाहिए, ताकि जब शाम को वहां पक्षी आकर के बैठे तो वो चींची हम लोगों को शांत करे। वो जो ब्रेन में पूरा दिन चलता रहता है ना गड़बड़, उस गड़बड़ को शांत करने का एकमात्र तरीका होता है कि आपको वो आवाज सुननी चाहिए कुदरत की। इसलिए बोला देवता निवास करते हैं। अब आदमी को जब शांति मिले चाहिए, उधर वालों को, नीचे वालों को, तो वो पहाड़ पे आते हैं। इसका मतलब पहाड़ का आदमी पहले से ही शांत है। जो आदमी पहले से ही शांत है, देवता के नजदीक रहता है,
परमानेंट समझता है, कुदरत के पास उसका निवास है, वो आदमी कुदरत की वाणी को भी समझता है। जो आदमी कुदरत की वाणी को समझता है उसे मालूम है क्या सही है क्या गलत है। तो जब ये प्लांट लगने लगा था, आपके पुरखों ने जरूर कहा होगा कि तुम्हारा सत्यानाश आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेला? इन्होंने गेम ये खेला कि गांव के 5, 4, 10 लोगों को पकड़ा जिनके अंदर स्वार्थ भरा हुआ था, और उनको जहां जमीन लेनी थी और उनको मुंह मांगा पैसा दे करके इस प्लांट के फेवर में बात कहनी चालू करी, जिससे यहां के आदमी के दिमाग में एक बात डाली गई। मैं यहां, है ना, क्या बात डाली यहां के लोगों के दिमाग में? कि प्लांट आएगा तो रोजगार आएगा, प्लांट आएगा तो तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी। अभी तुम कच्चे मकान में रह रहे हो, तुम्हारे पक्के मकान हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के पास वैसी सुविधाएं होंगी जो दुनिया के लोगों के पास है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। जहां मैं गया, आदिवासियों के इलाके में गया, जहां उन्होंने सीमेंट की फैक्ट्री दूसरी जगह लगानी थी, जहां बॉक्साइट की लगानी थी, जहां कोयले की खदान खोदनी थी, जहां उनको लोहे की खदान मिली, जहां सोने की खदान मिली, जब उनको आदिवासियों के जंगल उजाड़ने थे, जब उनको गांव के गांव उजाड़ने थे, इधर भी गांव उजड़े हैं, नीचे भी गांव उजड़े हैं, मध्य प्रदेश में भी उजड़े, छत्तीसगढ़ में भी उजड़े, उड़ीसा में भी उजड़े, बंगाल में भी उजड़े, आज मणिपुर उजड़ रहा है। लोगों को मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में वो आदिवासियों का एक बड़ा चंक है। तो उस जलने की आड़ में गोलियों से भूना जा रहा है कि जो प्रकृति, वो नजदीक है प्रकृति के, वहां रोड भी नहीं गए आज तक। अगर रोड नहीं गए तो वो आज भी अपने कुदरत की आवाज को सुनकर बात करते हैं, तो वो किसी के आगे नहीं अड़ते हैं। वहां कोई डीएसपी, एसपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ फौज जा ही नहीं सकती है, वो वही मार डालते हैं। तो उन लोगों ने वहां गेम खेला कि इनको मारो, काटो, काट डालो। जब ये नेता कटेंगे तो ये इनके अगली संतानें चुपचाप बैठेंगी, तब हमको इनके जंगल काबू करने पड़ेंगे। और आपका ये घटने से सिर्फ इतना नहीं हुआ है। मैं जब उधर सरियांज गया था, हाँ, राजू भाई के गांव में जब हम गए बैठी बैठी, वहां आसपास के 8-10 गांव के लोग आए हुए थे। उन लोगों से जब मैंने पूछा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं कोई भाषणबाजी में विश्वास नहीं रखता हूं कि आया भाषण दे गया, हम इकट्ठे होंगे, ये करेंगे, ना 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 जी ना। हमको सोल्यूशन पे काम करना है। उनके लोग भी बैठे होंगे यहाँ पर, वो लोगों ने भी भेज रखा होगा कि देख के आओ वहां किस तरह की बातें होती हैं, कौन ज्यादा लीडर पकता है, क्या होता है। सीआईडी वाला भी कोई, मतलब पुलिस वालों के भी चमचे हमारे ही बीच के होते हैं, गांव वाले सारे खबर देते हैं, ठीक है ना। तो वो चिंता नहीं करनी है, पर अपने को पहले समझ पे काम करने की बात करनी है। तो मैं जब राजू भाई के वहां गया ना गांव में, तो 8-10 गांव के लोग आए हुए थे। मैंने गांव की कुछ समस्याएं, मैंने कहा हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, पहले आप हमें समस्या बताइए क्या है। तो उन्होंने समस्या बताई। वो जो मैंने आपको बोला ना 30-35 साल हो गए होंगे, वो मैंने वहीं से लिया है आइडिया, क्योंकि वहां पे वो बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने पहली समस्या, खेत में जंगली सुअर और जंगली जानवर घुस जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। तो मैंने सवाल पूछा कब से है ये? तो एक हमारा साथी बैठा था, 20-25 साल उम्र थी, 25-30 साल उम्र रही होगी, ऐसे ही जैसे नौजवान साथी बैठे हैं। वो बोला तो शुरू से ही है। मैंने बोला शुरू किसके शुरू? तुम्हारी जिंदगी के शुरू से या पहाड़ के शुरू से? ये बताना पड़ेगा। मैंने कहा इससे बड़ी उम्र का कौन है यहाँ? तो वो जो 50-60 साल के थे, 60 प्लस के थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जंगली सुअर कब से आने लगे? बोला कि ये तो आने लगे 25 साल से आने लगे। 25 साल से पहले का? बोले तो जंगल में थे। कौन सा जंगल था? ये जो जंगल था, जो यहाँ अडानी आके बसा है ना, अडानी उन जंगली जानवरों का बसेरा छीन लिया। अब कहीं ना कहीं जाएंगे ना, तो जिन लोगों की वजह से जिन्होंने छीनने दिया, अब उनकी जिंदगी को वो छीनेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका बसेरा छीना है। और कुदरत का ये नियम है, आप अगर किसी को उजाड़ोगे, आप नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते। इसीलिए तो हमारे पुरखों ने कहा था ना कि जमीन का एक भी कीड़ा नहीं मारना है, जंगल का, मतलब हमारे तो पुरखों ने ये तक बताया है कि जंगल से लकड़ी भी चाहिए तो आपको
टूटी हुई लकड़ी लेनी है, तोड़नी नहीं है। और जब तोड़नी नहीं है तो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि जो आदमी जंगल पर आधारित जीवन जीता है, जंगल को भी पता है कि यहाँ के लोगों की कितनी लकड़ियां जरूरत है, उतनी लकड़ियां गिरा देगा जंगल, अपने आप गिरा देगा पेड़। बहुत समझदार होता है। इतने समझदार होते थे हमारे पुरखे तो कि अगर दातुन तोड़ने के लिए हरी लकड़ी तोड़नी पड़े तो पहले उस पेड़ से माफी मांगते थे कि भाई मुझे ये तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे इजाजत दो, और फिर उसके बाद तोड़ते होते थे। और हम लोग कैसे हो गए, जब हम उजाड़ने लगे कुदरत के जीवों को तो हमारा उजड़ना शुरू हुआ। अब मैं आप लोगों की वर्तमान हालत में बताता हूं। अभी यदि अभी तक आपकी वो हालत नहीं आई है तो वो हालत आने वाली है। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आपकी संतानें कैसा जीवन जीने वाली हैं। आदमी अपने लिए कभी नहीं लड़ता, लेकिन संतान के लिए वो जान भी दे देगा, वो कुछ भी करेगा संतान के लिए। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि अभी आपकी पोजीशन क्या है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि गांव में यदि आपके 400 घर हैं, इतने घर तो होंगे यहाँ, है ना? ज्यादा है, अपन 500 मान लेते हैं। मान लीजिए 500 घर हैं, तो मैं ज्यादा नहीं कहता, 500 में से 490 घर कर्जे में है। गलत है कि सही है? मैंने 490 जान के छोड़ दिया, आधा कोई बचा होगा तो ठीक है। तो सबके सब कर्जे में है। कर्जे में कैसे हैं? या तो उनकी गाड़ी, या उनका मकान, उनकी खेती की जमीन पे किसान क्रेडिट कार्ड, या उनकी लिमिट कोई ना कोई दुकान की, उन्होंने वो ऑलरेडी बना के इस्तेमाल की हुई है और किसी के पास भी देने के लिए नहीं है। ठीक है। नंबर 2, जिस पहाड़ में, क्योंकि मैं जब इस यात्रा को शुरू किया मैंने जब मैं जाता था पूरे देश के अंदर, तो मुझे एक चीज मिलती थी कि 2 आदमी बीमार नहीं मिलते थे, एक पहाड़ का और एक रेगिस्तान का। पहाड़ और रेगिस्तान का आदमी कभी बीमार नहीं देखा मैंने, सिर्फ ये कोरोना की वैक्सीन आने के बाद और जिन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई उसके बाद आपके हर घर के अंदर, जिस भी घर में कोरोना की या बच्चों वाली वैक्सीन आई है, बच्चों वाली वैक्सीन और कोरोना की वैक्सीन जिसने भी लगवाई है उसी के घर में बीमारी आ चुकी है। गलत है कि सही है? ये सही है। एक तरफ आप कर्जे में हैं, दूसरी तरफ बीमारी है। तीसरे नंबर पे आपके घर का जो नौजवान बच्चा है जिसकी उम्र 20 साल से कम है, वो ना तो परिवार के साथ सेट बैठ रहा है, ना समाज के साथ सेट बैठ रहा है, ना कोई काम करके राजी है, ना उसके पास जीवन जीने का कोई हुनर है, ना उसके भविष्य का कुछ पता है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? ये मतलब ये सबके साथ हो रहा है। ये जिसको ध्यान से देखना, आप इसको समझना। अब ये कर्जा आपका कम होने वाला है कि बढ़ने वाला है? अगर ये कर्जा बढ़ेगा तो इसका मतलब आपकी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, कार सब जाने वाला है। अगर ये बढ़ेगा तो सब जाएगा। अभी गांव में 1-1, 2-2 के यहां से जाना शुरू हो गया होगा, लेकिन ये जाएगा। किसी का अभी चला जाएगा, किसी का साल बाद, किसी का 5 साल बाद। लेकिन उन लोगों ने तैयारी 50 साल की करके रखी हुई है कि 50 साल में भी लूट लेंगे तो भी चलेगा, इनसे नहीं लूटा जाएगा। ये लोग लड़ लेंगे, आंदोलन कर लेंगे, ये लोग धरने पर बैठ जाएंगे, इनको छोड़ देते हैं, ये मरेंगे तो एक दिन। इनकी अगली संतान को तो लड़ना सिखाया ही नहीं इन्होंने। जो मैंने आपका 20 साल के नौजवान की बात कही है, उसको तो आपने लड़ना नहीं सिखाया, धरना देना नहीं सिखाया, समाज से बात करनी, खेत में काम करना, अपनी जमीन के लिए लड़ना। जो बच्चा खेत में काम नहीं करेगा वो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, उल्टा आपको कहेगा जमीन बेच के शहर में चलो ना, फ्लैट ले लो, दुकान ले लो, मेरे को बाहर भेज दो, विदेश भेज दो, चंडीगढ़ भेज दो, दिल्ली भेज दो, वहां ज्यादा कमाई है। तो आप लोगों का वो इंतजार कर लेंगे, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी अभी 5 साल के लिए बंद भी कर देंगे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो इसको नुकसान दिखा करके पिछला लोन माफ करा लेंगे, अगला लोन सब्सिडी पर ले लेंगे, उनको कुछ नहीं लगना। जो असर पड़ना है वो जिन लोगों की असल जिंदगी बर्बाद होनी है। चूंकि आपने कुदरत के नियमों को त्याग कर इस कागज के टुकड़े को अहमियत दी, और जिस जिसने दी, आज भी
मैं इतना यकीन से कहता हूँ, कोई ना कोई आदमी आज भी घर में ऐसा होगा जिसने देसी गाय रखी होगी, जो खेत में काम खुद करता होगा, जिसने कर्जा नहीं लिया होगा। कोई अगर आपके आसपास के 10 गांवों में ऐसा परिवार आपको मिल जाए, आप जाकर देखना, उसके परिवार में फिर भी शांति होगी, उसके परिवार में फिर भी